हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। दोस्तों, हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ के प्रश्न पत्र 1 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस टॉपिक वाइज कवर कर रहे थे। दोस्तों, हमारा जो अभी टॉपिक चल रहा है वो है इन्वायरमेंट से रिलेटेड। अभी तक इन्वायरमेंट से रिलेटेड दोस्तों जितने भी टॉपिक्स हैं जिनसे यूजीसी नेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, वो सारे टॉपिक्स हम लोग एक एक करके कवर कर रहे हैं ताकि उस टॉपिक की जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं, छोटे छोटे की पॉइंट्स हैं, वो आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ जाए और कैसे क्वेश्चंस बनते हैं ये आप अच्छे से एनालाइज कर सकें कि इससे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर आप सिर्फ कोई थ्योरिकल बुक पढ़ते हैं तो कई बार उनसे वो जो की पॉइंट्स होते हैं कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, हम इस चीज़ का आइडिया नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग ये क्वेश्चंस अच्छे से कवर करते हैं तो आपका एक एक टॉपिक, एक एक चैप्टर अच्छे से कवर हो जाएगा और साथ ही आपकी जो बेसिक नॉलेज है वो भी स्ट्रांग हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो आप लोग इसकी प्लेलिस्ट में जाके स्टार्टिंग से सारी वीडियोस देख सकते हैं। दोस्तों, इसका एक और टॉपिक टीचिंग एप्टीट्यूड हम लोग टॉपिक वाइज अच्छे से कवर कर चुके हैं और अभी हाल ही में हमारा इन्वायरमेंट टॉपिक काफ़ी कवर हो चुका है और दोस्तों बहुत जल्द ये टॉपिक ख़त्म होने वाला है और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक भी कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना। इससे रिलेटेड हम लोग सारे क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं दोस्तों। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से एक के जलवायु में धनात्मक और प्रेरणात्मक दोनों रेडियो एक्टिव बल पाया जाता है? तो दोस्तों, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ओजोन। ओजोन के जलवायु क्लाइमेट में धनात्मक और प्रेरणात्मक दोनों रेडियो एक्टिव बल पाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना के अंतर्गत कितने मिशन हैं? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 8 मिशन है। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना को 2008 में भारत सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने और अनुकूल बनाने के लिए प्रारंभ किया गया था। इसमें कुल 8 मिशन हैं दोस्तों। पहला मिशन है राष्ट्रीय सौर मिशन, दूसरा है विकसित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, तीसरा मिशन है स्थायी निवास पर राष्ट्रीय मिशन, चौथा है राष्ट्रीय जल मिशन, पांचवा है सुस्थिर हिमालयी पारितंत्रिक तंत्र हेतु राष्ट्रीय मिशन, दोस्तों छठा है हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन, नंबर 7 है सतत कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन और नंबर 8 है जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। हमारा अगला क्वेश्चन है, पिछले 100 वर्षों में विश्व में समुद्र स्तर में 10 से 25 सेंटीमीटर या अधिक की वृद्धि होने का अनुभव है, इसका कारण है? तो ए दिया गया है महासागरीय जल का तापीय संकुचन, बी है दोस्तों हिमनदों और लघु हिम शिखरों का पिघलना, सी है ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर का पतला होना और डी है दोस्तों स्थलीय जल भंडारण में परिवर्तन। तो दोस्तों, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल बी, सी और डी। चलिए इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। पिछले 100 वर्षों में विश्व में समुद्र स्तर में 10 से 25 सेंटीमीटर या अधिक की वृद्धि भूमंडलीय तापन के द्वारा जनित है। भूमंडलीय तापन के प्रभाव को देखा जा सकता है। हिमनदी और लघु हिम शिखरों का पिघलना, ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर का पतला होना, स्थलीय जल भंडारण में परिवर्तन इत्यादि। हमारा अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन के आंतरिक और बाह्य कारक हैं, बाह्य कारकों में शामिल हैं। दोस्तों, इसका ए दिया गया है वायुमंडल, महासागर और भू सतह के बीच फीडबैक, बी है सौर परिवर्तनशीलता, सी है पृथ्वी की कक्षा में परिवर्तन, डी है जलवायु प्रणाली के भीतर परिवर्तनशीलता और ई है ज्वालामुखीय क्रिया। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल बी, सी और ई। जलवायु परिवर्तन के आंतरिक और बाह्य दोनों कारक हैं। आंतरिक कारक सागरीय धाराएं, वायुमंडल, महासागर और भू सतह के बीच फीडबैक एवं जलवायु प्रणाली के भीतर परिवर्तनशीलता आदि। बाह्य कारकों में शामिल है सौर परिवर्तनशीलता, पृथ्वी की कक्षा में परिवर्तन, ज्वालामुखीय क्रिया। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के मिशन है? दोस्तों, नंबर 1 है राष्ट्रीय सौर मिशन, बी है नंबर 2 है हरित भारत मिशन, नंबर 3 है पश्चिमी घाट विकास मिशन, नंबर 4 है राष्ट्रीय जल मिशन, नंबर 5 है वायु प्रदूषण उपशमन मिशन। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा
ऑप्शन बी यानी कि केवल 1, 2 और 4। चलिए इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना यानी कि NAPPC भारत सरकार का एक कार्यक्रम है तथा इसे 2008 में जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने और अनुकूल बनाने के लिए शुरू किया गया था। दोस्तों NAPPC के अंतर्गत 8 मिशन है जो अभी हम लोग देख चुके हैं जस्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है, जलवायु पृथ्वी की जलवायु को सकारात्मक विकिरणीय बल प्रदान करने अथवा गर्म होने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्षोभ मंडल का ओजोन। ट्रोपोस्फेरिक ओजोन क्षोभ मंडल की ओजोन सतह का निर्माण वाष्पशील कार्बनिक यौगिक यानी कि VOC और नाइट्रोजन ऑक्साइड के मध्य रासायनिक अभिक्रिया द्वारा प्रकाश का प्रकाश तथा पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में होता है। यह पृथ्वी की जलवायु को सकारात्मक विकिरण बल प्रदान करने तथा गर्म होने के संबंध में उत्तरदायी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरणीय कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसके दौरान हुए विचार विमर्श का परिणाम था? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित मानव पर्यावरण सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरणीय कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अंतर्गत पर्यावरणीय मुद्दों पर प्रतिक्रियाओं के समन्वय के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना मॉरिस स्ट्रॉन्ग ने की थी। जून 1972 में स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र पर्यावरणीय कार्यक्रम को स्थापित किया गया। इनका जनादेश जलवायु परिवर्तन सहित कई मुद्दों पर नेतृत्व प्रदान करता है, विज्ञान समाधान विकसित करना, हरित आर्थिक विकास प्रदान करना आदि। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से लक्ष्य सतत विकास लक्ष्यों में शामिल हैं? तो दोस्तों ए दिया गया है उद्योग, नवाचार और अवसंरचना, बी है सभी के लिए उच्च शिक्षा, सी है असमानता में कमी, डी है लक्ष्य प्राप्त करने के लिए साझेदारियां और ई है स्वच्छ वायु। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, केवल ए, सी और डी। दोस्तों दिए गए विकल्पों में निम्नलिखित लक्ष्य सतत विकास में लक्ष्यों में शामिल हैं, जैसे कि उद्योग, नवाचार और अवसंरचना। दोस्तों ये लक्ष्य नंबर 9 है, असमानता में कमी ये लक्ष्य संख्या 5 है और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए साझेदारी ये लक्ष्य संख्या 17 है। हमारा अगला क्वेश्चन है, IPCC के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2014 में वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसका योगदान सबसे कम रहा? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, परिवहन का। IPCC की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2014 में वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में परिवहन क्षेत्र का योगदान सबसे कम रहा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन का निम्नलिखित पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है? तो नंबर 1 है जल सुरक्षा, नंबर 2 है खाद्य सुरक्षा, नंबर 3 है तटीय क्षेत्रों का क्षरण और नंबर 4 है मृदा उर्वरता। तो दोस्तों इस और नंबर 5 है श्वसन स्वास्थ्य। इसका दोस्तों ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 1, 2, 3। जलवायु परिवर्तन का जल सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा तथा तटीय क्षेत्रों के क्षरण पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। जलवायु परिवर्तन के कारण जल चक्र प्रभावित होगा, जिसके फलस्वरूप जल सुरक्षा खतरे में पड़ेगी, जो खाद्य सुरक्षा को विफल करने के लिए उत्तरदायी होगी। इसके अतिरिक्त जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियर पिघलेंगे, जिससे तटीय क्षेत्रों के जलस्तर में वृद्धि होगी। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, IPCC 2014 की रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्रगत वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जनों के आरोही क्रम में सही क्रम की पहचान कीजिए। नंबर 1 है विद्युत और ऊष्मा उत्पादन, नंबर 2 है भवन, नंबर 3 है परिवहन और नंबर 4 है उद्योग। तो दोस्तों इसका सही क्रम बी हो जाएगा, यानी कि भवन 6%, परिवहन 14%, उद्योग 21%, विद्युत एवं ताप उत्पादन 35%। हमारा अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मिशन नहीं है? दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर राष्ट्रीय मिशन। तो दोस्तों ये एक मिशन नहीं है। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या समझ लेते हैं।
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर राष्ट्रीय मिशन, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC, जिसे 30 जून 2008 से शुरू किया गया था, के अंतर्गत एक मिशन नहीं है। और दोस्तों इसके मिशन देख लेते हैं। राष्ट्रीय सौर मिशन, संपोषणीय कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन, ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन, सतत आवास पर राष्ट्रीय मिशन, संपोषणीय हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र हेतु राष्ट्रीय मिशन, हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन और राष्ट्रीय जल मिशन। हमारा अगला क्वेश्चन है जैव आरक्षित क्षेत्र, जिन्हें बायोस्फीयर रिजर्व भी कहते हैं। नंबर 1 है भूभागीय, सामुद्रिक और तटवर्ती पारितंत्र वाले इलाके। नंबर 2 है राष्ट्रीय सरकारों द्वारा परिवीक्षित। नंबर 3 है वे इलाके जहां संकटग्रस्त पशुओं पौधों को उनके पर्यावास में रखा जाता है। नंबर 4 है वन्यजीव अभ्यारण्य। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 1 और 2। जैव आरक्षित क्षेत्र यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व एक विशेष पारिस्थितिक तंत्र या वनस्पति और जीवों का एक विशेष वातावरण होता है जिसे सुरक्षा और पोषण की आवश्यकता होती है। ये रिजर्व पूरी तरह से व्यवस्थित होते हैं और दुनिया भर में पाए जाने वाले विभिन्न जीवों के संरक्षण के लिए इन रिजर्वों की स्थापना की जाती है। यूनेस्को के अनुसार बायोस्फीयर रिजर्व स्थलीय और तटीय पारिस्थितिक तंत्र के क्षेत्र हैं जो अपने सतत उपयोग के साथ जैव विविधता के संरक्षण के समाधान को बढ़ावा देते हैं। राज्यों के सर्वश्रेष्ठ अधिकार वाले क्षेत्र में स्थित बायोस्फीयर रिजर्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त और राष्ट्रीय सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। प्रश्नगत विकल्पों में निम्नलिखित क्षेत्र जैव आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। भूभागीय, सामुद्रिक और तटवर्ती पारितंत्र वाले इलाके, राष्ट्रीय सरकारों द्वारा परिवीक्षित। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सेट 1 को सेट 2 से सुमेलित करना है। चलिए दोस्तों हम लोग इसकी सीधी व्याख्या देख लेते हैं, समझ लेते हैं। आंध्र प्रदेश दोस्तों इसका नीति संरक्षण उद्यमम, गुजरात का सुजलाम सुफलाम जल अभियान, महाराष्ट्र का है जलयुक्त सीवर अभियान और राजस्थान का है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कथन पहला है संयुक्त राष्ट्र में वर्ष 2010 में सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य पारित किए गए थे। और दूसरा कथन है विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को विकसित करना सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों में से एक था। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि केवल दूसरा। चलिए इसकी एक बार व्याख्या अच्छे से समझ लेते हैं। दिया गया पहला कथन है जो संयुक्त राष्ट्र में वर्ष 2010 में सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य पारित किए गए थे, सही नहीं है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्ष 2000 के सहस्त्राब्दी शिखर सम्मेलन में 2015 तक के लिए 8 वैश्विक विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, जिन्हें सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य कहा जाता है। जबकि कथन दूसरा विकास के लिए वैश्विक साझेदारों को विकसित करना सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों में से एक था, सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए है अति निर्धनता और भुखमरी का उन्मूलन, बी है मातृ स्वास्थ्य में सुधार, सी है उत्तरदायित्वपूर्ण उपभोग और उत्पादन, डी है बाल मृत्यु दर को कम करना। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए, बी और डी। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अपनाए गए सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य 8 सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण के रूप में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में समयबद्ध लक्ष्य की प्राप्ति से संबंधित हैं। 8 अंतर्राष्ट्रीय विकास के लक्ष्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है अत्यधिक गरीबी और भूख के उन्मूलन के लिए। नंबर 2 है सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए। नंबर 3 है लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए। नंबर 4 है बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए। नंबर 5 है मातृ स्वास्थ्य में सुधार के लिए। नंबर 6 है HIV, एड्स, मलेरिया और अन्य बीमारियों का मुकाबला करने के लिए। नंबर 7 है पर्यावरण स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए। और नंबर 8 है विकास के लिए एक वैश्विक साझेदारी विकसित करने के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जलवायु परिवर्तन के संबंध में राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन मिशन है? तो ए है हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र को संपोषण करना, बी है सतत वन प्रबंधन और सी है जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीतिक जानकारी।
तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल ए और सी। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 30 जून 2008 को नई दिल्ली में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना का शुभारंभ किया था। राष्ट्रीय कार्य योजना में सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत भारत के दृष्टिकोण और उन कदमों को शामिल किया गया जो इसे प्रभावपूर्ण ढंग से क्रियान्वित करने के लिए उठाने चाहिए। राष्ट्रीय कार्य योजना 8 प्राथमिकता वाले राष्ट्रीय मिशनों पर ध्यान केंद्रित करती है, जिनका निवारण निम्नवत है: सौर ऊर्जा, ऊर्जा क्षमता बढ़ाना, टिकाऊ विकास, जल संरक्षण, हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र का संपोषण करना, ग्रीन इंडिया, टिकाऊ कृषि, जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीतिक मंच। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना हेतु संयुक्त रूप से किसने प्रयास किया था? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, फ्रांस और भारत ने। अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि की स्थापना हेतु संयुक्त रूप से फ्रांस और भारत ने प्रयास किया था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत भारत और फ्रांस ने 30 नवंबर 2015 को पेरिस जलवायु सम्मेलन के दौरान की थी। आईएसए कर्क और मकर के मध्य आंशिक या पूर्ण रूप से अवस्थित 121 सौर संसाधन संपन्न देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है। इसका मुख्यालय भारत के गुरुग्राम हरियाणा में है और पलाऊ ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए। पलाऊ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 76वां सदस्य बन गया। पलाऊ ओशनिया में स्थित एक देश है। इसमें 500 से अधिक द्वीप शामिल हैं। आईएससी के मुख्य उद्देश्य सौर ऊर्जा से परिपूर्ण देशों को एकजुट करके सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कृषि पद्धति पर विचार कीजिए। ए है जल प्रवाह अवरोधक सीमा, बी है रिजे फजल और सी है शून्य जोत। दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल ए और बी। वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में कृषि पद्धति की जल प्रवाह अवरोधक सीमा, रिले फसल तथा शून्य जोत तीनों ही मृदा में कार्बन पृथक्करण भंडारण में सहायक होती है। जल प्रवाह अवरोधक सीमा को समोच्च मेड़ निर्माण सामान्य भी कहा जाता है, जिसका प्रयोग ढालों वाली जमीन पर सीढ़ियां बनाकर खेती करने में किया जाता है। रिले फसल को अनुपद सस्यन भी कहा जाता है। इससे एक फसल कटने के पूर्व ही दूसरी फसल लगा दी जाती है और इसी प्रकार शून्य जोत, जिसे जीरो टिलेज प्रणाली भी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत फसल के काटने के बाद उसके अवशेष को खेत में ही छोड़ दिया जाता है। दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस रहेंगे और इसके आने वाली वीडियो में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चंस कवर करेंगे।